तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट गणित यानी मैथ्स का वीकली टेस्ट के आंसर की जो आज एग्जाम हुआ आज यानी 30 नवंबर को। इसमें फुल मार्क्स आप लोग का था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इसके आंसर की स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बाय द वे लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, कुछ इशू हो रहा हो, तो आप क्या करिए कि टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम, जो आपको इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। हम वहाँ पर कुछ देर में इसका PDF सेंड कर देते हैं। और हाँ, इसका जो ऑफिशियल आंसर आता है JCRT जो जारी करता है, वो भी हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप एग्ज़ाम दिए हो फिर भी नहीं दिए हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो सेक्शन ये स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो टोटल आप लोग का 20 नंबर हो जाता है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है तो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दिया गया है, लिमिट दिया गया है I से E log x dx इज, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिमिट क्या लिया गया, I लिया गया है। तो देखिए I अगर I लोगे तो I यहाँ पर नहीं दिया गया है कि क्योंकि I लोगे तो ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये 1 है, जहाँ जहाँ I है वहाँ क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम 1 लेकर के बनाएंगे। तो देखिए log x का इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं होता है कि log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोलेंगे 1/x, नहीं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो मान लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log x, क्या मान लेते हैं, log x। ठीक है, तो इसको आइलेट से निकालना पड़ेगा। तो आइलेट में 2 फंक्शन होना चाहिए, तब ना यू और भी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ 2 नहीं है, तो हम एक अपने से 1 इंटू मान लेंगे। ठीक है, अब 1 क्या हो गया, एल्जेब्रिक, ये क्या हो गया, लोगरिथमिक। तो आइलेट वर्ड में जो पहले आता है, वैसे तो देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकली पहले, मतलब ये पहले आता है, तो इसको यूँ मानना चाहिए, लोगरिथमिक को भी मानना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आइलेट वर्ड में जो पहले आता है उसको यूँ मानना है। तो आइलेट वर्ड में IL यू ये वाला पहले आ रहा है, तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यू को लिख के log x को लिख के v का इंटीग्रेशन मतलब 1 dx, जो इधर लिखे उसको यहाँ 2 को भी पेस्ट कर देना है। log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बाहर से लगाना है d मतलब डिफ्रेंशिएशन 1, छोटका इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन मिला के एक बड़ा इंटीग्रेशन। अब बड़ा इंटीग्रेशन का एक dx आएगा, ये छोटा इंटीग्रेशन का dx, तो बीच में क्या होगा, माइनस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो log x 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ log x है माइनस। अब देखिए log x का यहाँ d/dx मतलब 1/x डिफ्रेंशिएशन, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। ये dx खत्म हो गया जब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, लेकिन एक dx अभी भी बचा है, x कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या होगा, log x इंटू में x और माइनस में क्या हो जाएगा 1 यहाँ बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन x ये हो गया। ठीक है, अब प्लस में c भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ लिमिट वाला माजरा है, तो इसलिए लिमिट वाला माजरा है, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि अब लिमिट अप्लाई करेंगे, c नहीं देंगे। ठीक है, तो आया क्या, x log x और माइनस में x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 1, और ये क्या है, ये है। ठीक है, अपर लिमिट लगाइए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे, e, तो e log e, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e log e और माइनस में e, यही ना होगा जी, अपर लिमिट और माइनस में क्या होता है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालिए, तो 1 log 1 और माइनस में 1, यही होगा। तो यहाँ देखिए e कॉमन लोगे, e यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, log e, और माइनस में क्या बचेगा 1, तो log e का मान क्या हो जाएगा, जो भी होगा मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो e इंटू 1 माइनस 1 यानी 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो इधर आ गया 0, और माइनस 1 इंटू log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, 1 इंटू log 1 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस में 1। तो यहाँ पर देखिए इधर तो 0 आ गया, और ये माइनस को 0 में बांटेंगे तो -0 हो जाएगा, ये माइनस को यहाँ जाएगा तो माइनस +1 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आपका 1 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग सबको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन, मतलब इसमें आइलेट आपको लगाना पड़ेगा। तो आइलेट लगा के सबका इंटीग्रेशन कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स 4/4 प्लस एक्स लॉग मतलब एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको आइलेट की मदद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन इनटू में है। तो आइलेट से निकाल के यहाँ आप लिख लोगे, कोई दिक्कत। अब 10⁵ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखना है 10⁵ तो आप यहाँ लिख लोगे 10⁵ का इंटीग्रेशन। अब 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि लिमिट पुट कर देना है यहाँ -π/2 से π/2 अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो सी नंबर यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन आइए, इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसलिए हम इसको नहीं बताएं। तीसरा नंबर आइए, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy/dx प्लस y sin x इज इक्वल टू 1। इसका क्या बताना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले IF निकालने के लिए उसका जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, dy/dx, इस फॉर्मेट में dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और p और q जो होना चाहिए फंक्शन ऑफ x या तो फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ cos x है, dy/dx के पहले क्या होना चाहिए 1। तो क्या करिए कि पूरे में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए cos x से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx cos x से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, प्लस y अब sin x cos x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sin cos 10x इज इक्वल टू 1/cos x, cos से डिवाइड करेंगे तो 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो इधर से हम लोग को मतलब ही नहीं, हम लोग को केवल क्या चाहिए, p चाहिए। तो y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, py होता है ना जी, dy/dx प्लस py। तो py मतलब क्या, y के बगल वाले को p बोलते हैं, तो 10x यहाँ आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की जगह क्या है 10x dx है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, यही ना होगा। अब यहाँ पर देखिए e और log कैंसिल हो जाता है तो आएगा केवल sec x, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y डबल डैश मतलब क्या, दो बार डिफरेंशिएशन यानी d2y/dx², समझ में आ रहा। अब प्लस साइन y डैश मतलब dy/dx अब बराबर x²। इसका हम लोग को क्या बताना है, डिग्री। तो देखिए ऑर्डर तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो हो जाएगा 2, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंशिएशन जो दिख रहा है वो 2 बार ही दिख रहा है, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री देखेंगे तो डिग्री इसी के पावर को देखा जाता है, लेकिन याद रहे कि कभी भी किसी के एंगल या तो पावर में डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी dy/dx मौजूद नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग डिग्री उसका बता सकते हैं। जैसे अगर ये यहाँ dy/dx नहीं रहता तो अभी हम लोग डिग्री कितना बताते हैं 1, लेकिन यहाँ dy/dx आ गया एंगल में, तो एंगल में और पावर में कभी भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाता है। चलिए ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर विल बी। तो यहाँ पर एंगल आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले क्या क्या बात बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी क्रॉस ए वेक्टर, तो बी क्रॉस ए वेक्टर देखिए मान लीजिए हाथ का मुट्ठी है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए वेक्टर बोलेंगे तो ये ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे यदि हम लोग घुराएंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ऐसे घुराएंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो मतलब क्या हो रहा है कि बी क्रॉस ए क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया आपका बी क्रॉस ए वेक्टर। तो आप बताइए कि ये वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर का जो एंगल है वो कितना बन रहा है। तो ये तो 90 डिग्री का बनेगा ना, यानी π/2। ये तो परपेंडिकुलर ऊपर ना जाएगा जी। अब मान लीजिए वेक्टर यहाँ पर हम 3D में नहीं समझा पा रहे, अगर वहाँ रहते हैं आपके पास तो हम कलम लेके समझा सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी π/2। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ आई
डॉट, अब क्रॉस वाला माजरा है तो कभी भी क्रॉस का माजरा आ जाए, डॉट में I1 JJ1 KK1, मतलब डॉट में अगर सेम सेम रहेगा तो 1 हो जाता है, अलग अलग रहेगा तो 0। तो उसी तरह से यहाँ अब क्रॉस में आ गया तो क्रॉस वाला हम तुरंत सर्कल बनाएंगे I J और K। अगर एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो प्लस में रहेगा, क्लॉक वाइज चलेंगे तो माइनस में। तो I डॉट J क्रॉस के, तो J क्रॉस के तो क्या हो जाएगा I, तो I डॉट I हो गया, प्लस J डॉट क्या है I क्रॉस के उल्टा क्लॉक वाइज में चल गया, क्लॉक वाइज में अगर चल गया तो माइनस में क्या हो जाएगा J, तो माइनस में J कैप, अब प्लस K डॉट I क्रॉस J तो क्या हो जाएगा K कैप। अब I 1 होता है, यहाँ माइनस बाहर आएगा तो माइनस बाहर आ गया, J डॉट J क्या होगा 1 होगा, प्लस K डॉट K 1 होगा, -1 + 1 कैंसिल, बचा क्या 1। तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर क्या बोला 7, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। तो सबसे पहले आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन समझा देते हैं, किसको बोलते हैं। मान लीजिए 3D है, ठीक है, तो इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे जेड एक्सिस। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये देखिए ये एक्स में भी गया है, वाई में भी गया है और जेड में भी गया है। तो ये मान लीजिए इसका पॉइंट क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो एंगल बनाएगा ना, यहाँ से उसमें बिंदु को अगर मिलाएंगे तो एक्स के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, अल्फा में एंगल बनाएगा, वाई के साथ बीटा एंगल बनाएगा और जेड के साथ गामा एंगल बनाएगा। तो इसी को मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब बात को यहाँ समझिए, करना क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस। बोल रहा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, मतलब वो जो डायरेक्शन कोसाइंस का यहाँ जो पॉइंट दिए थे ना वो एक्स एक्सिस पर आ गया है। तो एक्स एक्सिस पर आ गया है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या होता है कॉस गामा होता है ना, कॉस क्या होता है गामा। अब देखिए अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। फिर कॉस बीटा, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा, और इंटू कॉस सेम के साथ कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री मान 1 मतलब 0, कॉस 90 डिग्री मान 0 और कॉस 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा 1, मतलब 0 0 1, मतलब जिस एक्सिस को बोलेगा उस एक्सिस का 1 डालना है, बाकी सब 0। तो जेड एक्सिस बोल रहा है तो पहले एक्स लिखाता है, फिर वाई, फिर जेड, तो जेड वाला 1 बाकी सब 0। अगर बोलेगा मान लीजिए एक्स एक्सिस तो एक्स वाला 1 बाकी सब 0, बोलेगा वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस का ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगला आइए, द स्ट्रेट लाइन x - 3/3 y - 2/1 z - 1/3 इज क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8वां का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। नेक्स्ट वन 9 नंबर ना, तो 9 नंबर में क्या बोल रहा है, द पॉइंट P, क्या बोल रहा है कि द पॉइंट P x, y, z इज ऑन द एक्स वाई प्लेन। ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। तो मान लीजिए ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड। तो पॉइंट जो है एक्स वाई में है तो एक्स वाई में जेड वो नहीं गया है, एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन में ही है, वो जेड की तरफ मतलब ऊपर ये नहीं आया, ये ऊपर मतलब इससे मोबाइल का ऊपर नहीं आया, ठीक है। मोबाइल आप रखे होंगे अगर सुता के तो मोबाइल के ऊपर नहीं आया, मतलब जेड एक्सिस में नहीं आया है। तो जेड एक्सिस वाला क्या हो जाएगा 0, मतलब एक्स गया वाई गया जेड जेबे नहीं किया तो 0, जेड बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर बोलेगा कि नहीं मतलब वाई जेड एक्सिस तो वाई जेड एक्सिस में एक्स बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए वेक्टर बराबर के, तो हम लोग पढ़े लेमड़ा तो यहाँ के दे दिया, तो इससे हम लोग को घबराना नहीं है। कभी भी ये वेक्टर बराबर लेमड़ा भी वेक्टर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि किसका कंडीशन है, पैरेलल का। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो छोटका वेक्टर बराबर लेमड़ा टाइम्स ऑफ बड़का वेक्टर अगर दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही ना होता जी। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे देते हैं, ये वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के, अब प्लस मतलब बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है 2i + 2j + 2k। तो यहाँ 2 निकालोगे तो ये वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो इसी को तो लेमड़ा बोलते हैं, या तो के भी बोल सकते हैं।
तो इसलिए ये क्या है, पैरेलल का कंडीशन है। तो ये इज परपेंडिकुलर टू बी, नहीं, परपेंडिकुलर में ए डॉट बी बराबर 0 होता है। ए इज पैरेलल टू बी, ये हो जाएगा आपका मतलब बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट वन, अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो कभी भी प्रोजेक्शन पूछे तो मान लीजिए दो वेक्टर के बीच, तो ए डॉट बी बाय योन के बाद जो बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड, तो ये काम करना है। चलिए आइए हम इसका भी सोल्यूशन आप लोग को दिखाते हैं। प्रोजेक्शन निकालने बोला था ना, तो गिवन ए बराबर जो दिया गया है, बी बराबर जो दिया गया लिख दिए। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए ऑन बी मतलब कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका देखिए, ए बोल रहा है तो ये ऑन मतलब डॉट, बी बोल रहा है तो बी, अब जो ऑन के बाद रहेगा उसका क्या करना, मैग्नीट्यूड करना, बस यही काम तो किए हैं। ए डॉट बी बाय ए का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर आई के पहले वाला स्क्वायर जे के पहले वाला स्क्वायर, मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर है और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो ओवरऑल सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने आता ही, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा आंसर। अब 12 नंबर में देखिए, इसका क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y tan x, y बराबर 1 और x बराबर क्या दिया गया है 0, मतलब लास्टली सोल्यूशन करके y बराबर 1 पुट करना है और x बराबर क्या पुट करना है 0 पुट कर देना है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप हिंदी वाला देख करके बनाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस दे दिया है, तो ऐसे नहीं बना पाओगे। तो बनाना तो आखिर प्रायोरिटी किसका देना है, इंग्लिश वाले को कि हिंदी वाले को। तो कभी भी याद रहे एग्जाम में भी अगर इंग्लिश में दिया हुआ अलग क्वेश्चन, हिंदी में दिया हुआ अलग क्वेश्चन, तो आपको प्रायोरिटी देना है इंग्लिश वाले को, क्योंकि इंग्लिश में सही माना जाता है, इंग्लिश वाले को क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं, दूसरा नंबर। चलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx इज इक्वल टू y tan x। तो सबसे पहले आप लोग को लगाना होता है वेरिएबल सेपरेबल। अगर वेरिएबल सेपरेबल से बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस से भी बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो लीनियर। तो इसीलिए सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करना है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल से बना देंगे। तो चलिए इसको वेरिएबल को सेपरेट करिए, तो y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, लेकिन याद रहे dy और dx ऊपर में ही होना चाहिए, नीचे नहीं लाना है। मतलब dy यहाँ ऊपर में ना, तो इधर नहीं बुलाना है, तो 1/dy हो जाएगा, तो ऐसे इंटीग्रेशन करने में लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रहे। अब कर देंगे y को इधर, तो 1/y, dy को यहाँ रहने दे, dx को उधर भेज दिए, कोई दिक्कत। अब जैसे ही x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ हो गया, तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही इंटीग्रेटिंग करेंगे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। 1/y का इंटीग्रेशन log y, tan x का आप दो यूज कर सकते हो, माइनस log ऑफ cos x, तो फिर log ऑफ sec x भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में c इंटीग्रेशन हो गया तो कॉन्स्टेंट तो आना ही है। अब का क्या बोल रहा था, पुट करना है x बराबर 0 और y बराबर 1 है, तो जैसे ही पुट करोगे तो log 1 हो जाएगा, log sec 0 और प्लस में c, तो log 1 का मान 0, log sec क्या है, sec 0 का मान 1 होता है और प्लस में c, तो log 1 का मान यहाँ भी 0, तो c बराबर ओवरऑल क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको क्या कर दीजिए, जिस c का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए log विथ कैंसल, तो क्या हो गया y बराबर sec x, तो यही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए 13 नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन इतना एंड इतना, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, बोल रहा फाइंड एंगल। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाय a, मतलब पहले x ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पहले क्या दे दिया गया, कॉन्स्टेंट x1 दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। तो देखिए हमें अरेंज कैसे किए हुए, तो चलिए नीचे हम बताते हैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है 13 देखिए कि कैसे इसको अरेंज करना है। तो 5 माइनस एक्स ये जो दिया गया था उसको हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, एक्स पहले होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस लेके कॉमन, और ये नीचे वाला माइनस, तो माइनस माइनस विथ कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो x माइनस 5/2 आ जाएगा। यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस कॉमन लोगे ना तो z माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस कॉमन वाला नीचे भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। उसी तरह ये तो सेम ही है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कट जाएगा, तो y माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ ठीक है, तो रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लाइन 1 है तो इसको बोलेंगे A1 B1 है, इसको क्या बोलेंगे C1, इसको A2 B2 C2, ये बात आप लोग को पता होगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं A B C,
तो चूंकि यहाँ 2 लाइन है तो A1 B1 C1 A2 B2 C2। 2 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दूसरा लाइन है। 1 क्यों दे रहे हैं? कि पहला लाइन है। तो ये चीज़ सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट कोस थीटा बराबर क्या, A1 A2 सटा के B1 B2 सटा के C1 C2 सटा के डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू देख के आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। देखिए A1 A2 सटा के मतलब हम गुना करके डायरेक्ट लिखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो A1 A2 यहीं बना देते हैं। कोस थीटा बराबर A1 A2 सटा के मतलब 3 दूनी 6 प्लस B1 B2 सटा के मतलब 2 1 2 प्लस C1 C2 सटा के तो -3 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 5 3 का स्क्वायर 9 तो 9 5 14 हो जाएगा। और चूँकि ऊपर और नीचे सेम है 3 2 1 उसमें भी 2 1 3 तो इसमें भी 14 आ जाएगा। तो इसी तरह से कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर दिए हैं। तो आ गया क्या, कोस थीटा बराबर 11/14। तो यहीं पर आंसर नहीं बोलना है, याद रहे कि एंगल पूछा है तो थीटा निकालना है। कोई यहीं लिख के छोड़ देता तो गलत हो जाएगा। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स उसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस वाई बराबर cos x प्लस sin x। मतलब इसका क्या करना है कि जनरल सोल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकाला, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका काम करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्वेश्चन, इसका जो सोल्यूशन किए हुए 14 नंबर। चलिए आगे 14 नंबर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया उसको लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट जनरल मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है तो क्या इसको हम लोग सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगा देखेंगे, नहीं लगा कर आप देखिए नहीं लगेगा वेरिएबल सेपरेबल। आप होमोजीनियस करके देखिए नहीं होगा होमोजीनियस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिग्री वाला माजरा ही नहीं आएगा dy/dx। अब y को उधर भेजोगे तो -y आएगा। जबकि होमोजीनियस का कहना है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y और बटे g फंक्शन होना चाहिए अलग फंक्शन x, y, जबकि यहाँ बटे में कुछ आएगा ही नहीं। तो ये डायरेक्ट देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपेयरिंग विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू कि इसका जो जनरल फॉर्मेट है कंपेयर जैसे ही किए तो यहाँ पर क्या हो गया, dy/dx तो है, y के बगल वाले को क्या बोला जाता है, p बोला जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम लोग इंटू में लिख सकते हैं। तो p बराबर 1, q मतलब राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला क्या है cos x प्लस sin x। तो लिख दिए कोई दिक्कत। हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज मतलब 1 यहाँ नहीं माने, आप लोग चाहो लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो इसका 1 मान के। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए तो y तो रहेगा ही रहेगा, आई एफ का मान e के पावर x लाए हुए हैं, q का मान क्या है तो q का मान cos x प्लस sin x तो यहाँ पर रख दिए, इंटू में dx है तो dx और प्लस में c। अब इसका कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर देना, वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इधर तो सेम है, गुना कर दी, cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन cos x, बाद में c आ गया तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन में और प्लस में c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये हो गया आंसर। अब आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² - y² dx 2xy dy इज इक्वल टू 0 जब y बराबर 1 दिया गया और x बराबर 1। तो सबसे पहले हम इसको हिंट कर देते हैं क्योंकि इसका हम सोल्यूशन पीछे कर चुके हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले x वाले को उधर भेज देना है तो dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -(x² - y²), ऐसे भी हम इसका सोल्यूशन कर दिए, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन आप लोग को बताएंगे नहीं, हम सोल्यूशन कर दिए हैं क्योंकि पीछे हम इसको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू डिग्री सबका सेम है 2 डिग्री, इसका भी डिग्री क्या है 2, तो होमोजेनियस से बना लोगे। अब आई क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए वेक्टर बराबर i-2j प्लस में 3k, बी वेक्टर दिया गया है, फाइंड ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है कि ए वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट करते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर 0। उसी तरह से बोल रहा है कि ए वेक्टर
और ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इतना डॉट इतना बराबर 0 आना चाहिए। तो चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं 16 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर का हम सोल्यूशन आप लोग को दिखा दे रहे हैं, कहाँ पर है, यही है शायद 15 नंबर। चलिए देख लीजिए, इसको ऐसे बनाना है 15 नंबर को। अब 16 आई, तो 16 में क्या बोल रहा है, गिवन जो दिया गया था उसको लिख दिए, ए क्रॉस बी निकालने बोल रहा था, ए क्रॉस बी निकाल दिए। अब उसी तरह से जो अभी हम पीछे बताएं ना, ए डॉट बी निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं आएगा, सुनिए, अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है, बोल रहा है ये वेक्टर और ये क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये डॉट बराबर ये क्रॉस बी वेक्टर करना पड़ता है। बात समझ में आया, तो यही 0 किए, तो हैंस ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि डॉट बराबर क्या आ गया 0। तो ये हो गया आप लोगों का सोल्यूशन। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ हो जाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि यूट्यूब कभी कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो हम तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर देते हैं वीडियो का, तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।